तो दोस्तों जे स्ट्रीट स्कैम के बारे में तो हर कोई जानता है किस तरह से अमेरिका की इस एल्गो ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया के रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट इंस्टीट्यूशंस को बेवकूफ बनाया। 35-36 हजार करोड़ रुपए कमाए। सिबिल इन्वेस्टिगेशन की इंटरिम ऑर्डर निकाला, मतलब एक अभी के लिए ऑर्डर निकाला है, फाइनल ऑर्डर आएगा। इस ऑर्डर में 4,843 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। कुछ ही दिनों के अंदर जे स्ट्रीट ने ये पैसा एज इट इज एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया, मतलब थर्ड पार्टी अकाउंट में डाल दिया और कहा कि सेबी के नाम की लीन लग गई है। ये अकाउंट में से पैसा निकलेगा तो सेबी के खाते में जाएगा। कौन से खाते में? IPEF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। नाम तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का है, लेकिन एक्चुअल में ये एक इनविजिबल प्रोटेक्शन है, क्योंकि पिछले साल इस फंड में करीब 500 करोड़ रुपए थे। कितने खर्च हुए होंगे? 0.5%, 2.8 करोड़ रुपए इस बाकी का पैसा एज इट इज पड़ा। इनफैक्ट अगर ये FD की होती और मोस्ट लाइकली की होगी तो उसका इंटरेस्ट का, उसका ब्याज का पैसा मिला के पैसा और बढ़ गया होगा। मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज हो कहाँ रहा है। और इसमें अगर 4,843 करोड़ रुपए आ गए, जो कि शायद इतना बड़ा पैसा इस फंड में कभी देखा नहीं होगा, तो उस फंड का करेंगे क्या? FD करवा के ब्याज पे बैठना है, क्योंकि सेबी के चेयरपर्सन बदलते रहते हैं, एक के बाद एक आता रहता है। लेकिन ये फंड में से पैसा निकल के एक्चुअल में खर्च होता है प्रोटेक्शन के लिए, एक्चुअल में अवेयरनेस एजुकेशन के लिए होता है, इसके बारे में अभी पता नहीं। लेकिन क्या यही तरीका है? इज देयर एनी अदर वे कि इस फंड का डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है? US का फेयर फंड कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहीं भी गलत स्कैम होता है, इन्वेस्टर्स के साथ मैनिपुलेशन होती है, तो मैनिपुलेटर से सीधा पैसा एज इट इज इन्वेस्टर्स के अकाउंट में डाला जाता है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के रेगुलेटर ने इस प्रोसेस को बना रखा है, जिसने 2002 से लेकर अब तक अपने रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट में 17 से 18 बिलियन डॉलर डाल दिए हैं। जो भी स्कैम हुए हैं एज इट इज पैसा जितना भी कन्फिस्टिकेट हुआ वो ट्रेडर के खाते में पहुंचा, ढूंढ ढूंढ के पहुंचाया गया। और अगर सेबी ये कर देता है तो उसकी रिस्पेक्ट और उसका प्रोटेक्शन, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा कि रिटेल ट्रेडर की तरफ से, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, फेयर फंड की बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए कि जब भी US की मार्केट में किसी भी तरह का स्कैम होता है, चाहे वो पोंजी स्कैम हो, इनसाइडर ट्रेडिंग हो, फ्रंट रनिंग हो, पंप एंड डंप हो, जिस तरह का भी कंसर्न है, उसमें एक प्रॉपर वैल्यू होती है कि इतने का स्कैम हुआ है। अभी एक जितने का भी स्कैम हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी ट्रेडर्स ने उन पर्टिकुलर ट्रेड्स में नुकसान किया है, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू का नुकसान हुआ है, उसका एक फंड क्रिएट किया जाता है। उसको फेयर फंड कहते हैं। फेयर का मतलब है फेडरल अकाउंट फॉर इन्वेस्टर रेस्टिट्यूशन। जब ये फंड बनता है तो इसमें उन सारे ट्रेडर्स का ब्यौरा रखा जाता है, उनकी ट्रेड्स का ब्यौरा रखा जाता है, उस ट्रेड्स के अंदर कितना नुकसान हुआ उसका ब्यौरा रखा जाता है। उस हिसाब से प्रो रेटा बेसिस पे उनको कॉम्पनसेशन दी जाती है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। और ये फंड अभी नहीं आया, ये आया है 2002 में साबेलिस-ओक्सले एक्ट के तहत, जहां पे वर्ल्डकॉम नाम की कंपनी ने बहुत बड़ा स्कैम पुल ऑफ कर दिया था। हालांकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम था, लेकिन इसमें पहली बार $750 मिलियन का कॉम्पनसेशन क्रिएट किया गया था। तब हुआ था पहला फेयर फंड का क्रिएशन, और उसमें धीरे धीरे करके प्रोसेस बनाया गया, जिसके कारण पहले 4-5 साल के अंदर ही US के SEC ने करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर इन्वेस्टर्स के अकाउंट में डाल दिए हैं। आज की तारीख में अगर 2024 तक के नंबर्स को देखा जाए तो ये वैल्यू $17 बिलियन तक पहुंच चुकी है। SEC की भाषा में कहा जाता है कि रेस्टिट्यूशन इज इंटेंडेड टू मेक इन्वेस्टर्स होल एंड डिस्गोर्जमेंट इज मेंट टू डिप्राइव द रॉन्ग डूअर ऑफ देयर इल गोटन गेन्स। मतलब डिस्गोर्जमेंट वो वैल्यू होती है जो कि उस स्कैमर से ली जाती है जब वो गलत तरीके से पैसा कमाता है। लेकिन रेस्टिट्यूशन फेयर में जो R है, उसका मतलब ये है कि उस अफेक्टेड रिटेल ट्रेडर तक वापस से वही पैसा पहुंचाना डायरेक्टली उसके अकाउंट में, जिसने उस स्कैम को खुद से होते हुए देखा। अब एक तरफ अमेरिकन मार्केट में सब कुछ काफी स्ट्रक्चर दिखता है, और वहीं पे अगर इंडियन मार्केट में आ जाते हैं, स्कैम्स तो हर जगह ही होते। हर तरह की स्टॉक मार्केट में हर तरह का रेगुलेटर स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, जो कि अच्छी बात है। अब इंडिया की मार्केट में जनवरी 2025 के फ्रंट रनिंग स्कैम को उठा लीजिए, जहां पे दो लोग मंदर उल्लास भटकर और विक्रांत कदुल मिलकर एक छोटा मोटा सही फ्रंट रनिंग स्कैम को पुल ऑफ कर दिया। वहां पे करीब 34-35 लाख रुपए की हेर फेर की गई। सेबी इन्वेस्टिगेट किया, इस ब्रोकर भी पकड़ा गया था इस केस में, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई थी। इन दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपया अलग से पेनल्टी लगी, और ये सारा का सारा 40-50 लाख रुपए पहुंच गया IPF में। वहीं पे 2021-22-23 में हेमंत गई, जो कि एक बिजनेस चैनल पे एंकर का काम करते थे, स्टॉक्स 2020 नाम का अपना एक प्रोग्राम चलाते थे। उसमें अपनी वाइफ और अपने मदर के अकाउंट में उन्होंने पहले से ही फ्रंट रनिंग करते थे, बाद में आके ट्रेड्स बताते थे। मतलब उस केस में भी करीब 5-6 करोड़ रुपए का फ्रंट रनिंग स्कैम सेबी ने पकड़ा। हालांकि 2025 में जाके ऑर्डर आया है, लेकिन उस केस में भी वो पैसा
आईपीएफ में पहुंचा। लेकिन इस तरह के फ्रंट रनिंग स्कैम की एंड नहीं है। ये जी बिजनेस चैनल पे भी 7-8 बिजनेस गेस्ट आया करते थे और वो भी लोग फ्रंट रनिंग करते थे अपने दोस्तों, यारों, क्लाइंट्स, नेटवर्क के साथ मिलके पहले से ही उनको ट्रेड्स बता देते थे। फिर चैनल पे जाके अपने प्री-शो में वही ट्रेड्स देते थे। उस केस में भी सेबी ने जब इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ पे भी करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपए का ओवरऑल स्कैम वैल्यू, डिस्गोर्समेंट कहते हैं इसको, पहुँचाया गया आईपीईएफ में। अब ये थे फ्रंट रनिंग स्कैम, इसके अलावा पंप एंड डंप स्कैम चलते हैं। ये साधना ब्रॉडकास्ट में हुआ, अभी स्वामिम ट्रेड उद्योग लिमिटेड नाम की एक स्क्रिप्ट में, वहां पे भी ये सब किया गया। ये संजीव भासन का स्कैम देखा गया, हालांकि वो आज की तारीख में सैट में जा चुका है, लेकिन दिक्कतें यहाँ पे भी बहुत है, पैसा यहाँ पे भी बहुत स्कैम किया जाता है और एज इट इज पहुंच जाता है ये धीरे धीरे करके ही सही आईपीएफ में। अब मैं बार बार आईपीएफ क्यों बोल रहा हूँ? दिक्कत ये है कि पैसा तो आ जाता है इस फंड में, लेकिन निकलता नहीं है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी हम बना चुके हैं। अब देखिए, नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा प्रोटेक्शन फंड में जा रहा है, ऐसा नहीं कुछ उसका गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है। 2020 में करीब 883 करोड़ रुपए, और ये आईपीएफ भी सिर्फ सेबी के पास नहीं है, डेपोजिटरी के पास अलग होता है, एक्सचेंज के पास अलग होता है। ये मैं जो नंबर बता रहा हूँ, पहले मैं सेबी के बता रहा हूँ। 883 करोड़ रुपए 220 में था, 2021 में 1174, 2022 में 1694 करोड़, 2023 में 240, 2024 में 533 करोड़ रुपए। लेकिन इनका इस्तेमाल कितने प्रतिशत हुआ? 2020 में 1.34%, 2021 में 2.45%, 2022 में 0.4%, 2023 में 4.9% और 2024 में, जैसे कि पहले बताया, सिर्फ 0.5%। ये सेबी के नंबर हैं। अगर एक्सचेंज के पिछले 3 साल के नंबर देखोगे तो 2022 में 22% इस्तेमाल हुआ था, लेकिन 2023 आते आते 10%, 2024 में 4% से भी कम। और सीडीएसएल वाले भी करीब 5, 6, 8, 10% अपने फंड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके आगे वो भी नहीं जाते। लेकिन ये पैसा रख के करते क्या है, किसी को नहीं पता। और वहीं पे अगर वापस अमेरिकन मार्केट में चले जाएंगे तो वहां पे आपको इतने सारे केस मिलेंगे जहां पे कोई स्कैम हुआ, उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें एक टोटल फंड देखा गया कि कितने का स्कैम हुआ है। फॉर एग्जांपल, EZTD नाम की अमेरिकन कंपनी जो कि 2020, 22, 21 में बाइनरी ऑप्शंस को ट्रेड करवाती थी। अब दिक्कत ये थी, एक पॉन्जी स्कीम की तरह ये काम कर रहा था, जिसमें अनरजिस्टर्ड, बिना किसी ब्रोकर के, डीलर के एग्रीमेंट के कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल ऑफ किया जा रहा था। उस केस में इन्वेस्टिगेशन की गई तो $3,74,000 की पेनल्टी बनाई गई और ये पैसा एज इट इज ट्रेडर्स के पास पहुंचाया गया प्रोरेटा बेसिस पे। और अगला केस तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कंपस मिनरल्स इंटरनेशनल। अब ये कंपनी सॉल्ट माइनिंग बिजनेस में है। इन्होंने गलती क्या की? इन्होंने मिस स्टेटमेंट किया। मिस स्टेटमेंट किस चीज का? जो भी बिजनेस में ये है, उसके कितने पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं, कितने रिस्क हैं, उसको अंडर प्ले किया, उसके बारे में कम बातें बताई, कहा कि कंप्लायंसेस, डिस्क्लोजर्स ऑल आर टेकन केयर ऑफ व्हिच दे वर नॉट। उस चक्कर में जितना एक्चुअल में एफिशिएंट बिजनेस दिखना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा दिख रहा था, मार्केट में वैल्यूएशन रिलेटिवली ज्यादा थी। उस चक्कर में इन्वेस्टर्स ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया करते रहे और आगे चल के पता लगा कि जो ये बातें बता रहे थे उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एससीसी ने इनके ऊपर $12 मिलियन का पेनल्टी लगाया, डिस्कोर्समेंट क्रिएट किया गया और ये सारा का सारा पैसा फेयर फंड में डाला गया, इन्वेस्टर्स की जेब में वापस पहुंचाया गया। और ये केस आज भी चल रहे हैं, मतलब 2025 में भी कितने ही ऐसे केस हैं जो कि एससीसी ने इन्वेस्टिगेशन करके, डिस्कोर्समेंट फाइनलाइज करके, पेनल्टी डिसाइड करके फेयर फंड में डाल रखे हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ महीनों में शुरू भी हो जाएगी। अब ये भी समझ लेते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, मतलब किस तरह से इस फंड को बनाया जाता है, इवेंचुअली कहाँ जाके एक रिटेल ट्रेडर को पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि वहां पे भी 10-15 साल लग जाते हैं, जैसे कि सहारा के केस में चल रहा है। आपको ACL के केस में मिल जाएगा, कार्वी के केस में मिल जाएगा, जो कि केस सालों साल चलते रहते हैं। क्या वहां पे भी ऐसा कुछ होता है? ये समझना जरूरी है। अब देखो यार, जो ये प्रोसेस है बड़ा मैच्योर हो चुका है, क्योंकि 20-22 साल, 2002 में आया था तो करीब 23 साल तो हो चुके हैं। सबसे पहले एक ऑर्डर निकलता है, जो कि आज की तारीख में सेबी भी निकालता है, एक फाइनल ऑर्डर, जहां पे इवेंचुअल वैल्यू कि कितने की डिस्गोर्समेंट है, कितने की पेनल्टी है, क्या इलगोटन गेन्स है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके लिख दिया जाता है। किसको कितने समय के लिए पेनलाइज करना है, कब के लिए बार करना है, 4-5 चीजें और भी लिख दी जाती हैं। वो आज की तारीख में सेबी भी कर रहा है। लेकिन इसके आगे क्या होता है? एसईसी ने अगला स्टेप बनाया है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने का। अब इस बंदे का काम होता है कि पूरे केस में क्या टैक्सेशन है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है कि पैसे का इधर उधर कुछ ना हो। सबसे पहले
टैक्स एडमिन को अपॉइंट किया जाता है। और अगला स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें फंड एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। अब ये क्या काम है, बड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन एसईसी मतलब अमेरिकन रेगुलेटर की तरफ से सारा का सारा काम ये फंड एडमिन देखता है। मतलब सबसे पहले एक वेबसाइट बनती है, कॉल सेंटर क्रिएट किया जाता है ताकि उन इन्वेस्टर्स के साथ बात की जा सके, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा सके। एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होती है, अकाउंटिंग की प्रिपरेशन से लेके जो विक्टिम है, जो अफेक्टेड इन्वेस्टर है, उसके घर तक पोस्ट पहुंचाना, और अगर वो एड्रेस पे ना मिले तो उसके आसपास के लोगों से पूछना कि वो कहाँ रहता है, दूसरे पोस्टल एड्रेस पे दोबारा से पोस्ट भेजना, वहां पे भी ना मिले, तब जाके एसईसी को कहना कि हमें वो इन्वेस्टर नहीं मिला। इस सारे के सारे का कंप्लायंस क्रिएट होता है, सबकी रिकॉर्डिंग होती है। एज इट इज ये फंड एडमिन का काम है कि इन्वेस्टर को ढूंढ ढूंढ के लाओ और उसके अकाउंट में ढूंढ ढूंढ के पैसा डालो। अब फंड एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एसईसी की तरफ से काम शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को डिसाइड करना, एक ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, फिर कमेंट्स के लिए इन्वेस्टर्स को भेजा जाता है, उसके बाद एक फाइनल वर्जन बनता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान फंड एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाता है जो कि आगे चल के उसको ऑपरेशनली इन दैट ड्यूरेशन एग्जीक्यूट करता है। और इवेंचुअली ये फंड एडमिन वापस से एसईसी को कंप्लीट ऑर्डर ऑफ डिसबर्समेंट देता है कि हमने कहां कहां पैसा कब कब पहुंचाया और कितना पैसा बाकी है। उस फंड एडमिन, उस टैक्स एडमिन या बाकी के जो भी खर्चे हैं वो भी इस फेयर फंड से ही लिए जाते हैं। अब इस फंड का एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन किस तरह से हुआ है, इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च पेपर भी लिखा जा चुका है, उसका वेलिकोनिया ने लिखा है, और इस डिटेल रिसर्च पेपर से काफी कुछ समझने को हमें भी मिला। फॉर एग्जांपल, इस फंड के थ्रू सबसे ज्यादा डिस्गोर्समेंट $816 मिलियन एक केस में की गई, और जो आज तक सबसे छोटा फंड बना है वो करीब $25,000 का ही था, और वो पैसा भी पहुंचाया गया। अब ये सब कुछ ताम झाम करते हुए एसईसी ने आज तक कितना पैसा दे दिया होगा, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट तक प्रिपेयर किया गया। और उसमें देखिए आप कि 2003 में 11 केसेस में करीब $1277 मिलियन निकाल के इन्वेस्टर्स के अकाउंट में डाले गए। ये वैल्यू अगले साल $2783 मिलियन तक पहुंची। 2007 में करीब 18 केसेस में $2200 मिलियन, और 2012 आते आते करीब $541 मिलियन। सिर्फ 2024 के अंदर ही करीब 350-400 मिलियन की डिस्कोर्समेंट क्लाइंट्स को पहुंचाई गई है। मतलब इन टोटल देखा जाए तो करीब $17 मिलियन जो कि ऑन द रिकॉर्ड है, इसके ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे नहीं होगा। इतना सारा पैसा इस फेयर फंड के कॉन्सेप्ट ने, फेडरल अकाउंट फॉर इन्वेस्टर रेस्टिट्यूशन ने एक रिटेल ट्रेडर को दिया है। अब अगर इससे भी सोचना भी शुरू कर दे और अगले कुछ सालों में इस चीज को एग्जीक्यूट कर दे, आई होप सबसे पहले जेन स्ट्रीट का पैसा पहुंचाए उस ट्रेडर के पास, उस अफेक्टेड ट्रेडर के पास जिसने गलती से पंप एंड डंप स्कैम में अपने आप को उलझा लिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर दे तो सबसे पहला बेनिफिट उस रिटेल ट्रेडर तक पहुंचता है। मॉनेटरी लेवल पे आईपीएफ एक पोटेंशियल इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर के ऊपर होता है, हालांकि एग्जिस्टिंग के ऊपर भी होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एग्जिस्टिंग रिटेल ट्रेडर को पैसा पहुंचाते हैं तो दूसरा बात, उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, रेगुलेटर के ऊपर कितने मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। वो टेंशन फ्री होकर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर कल को कुछ होता है गलत तो उसके साथ से भी गलत होने नहीं देगा, उसको पैसा, उसी का पैसा वापस देगा। और यही है तीसरा फायदा भी, जहां पे सेबी की जो अप्रोच है प्रॉपर इन्वेस्टर सेंट्रिक दिखेगी, जहां पे उसको पता है कि इट इज देयर। आज की तारीख में भी सेबी स्कैम को इन्वेस्टिगेशन करके डिस्कोर्समेंट पेनल्टी क्रिएट कर रहा है, लेकिन वही पैसा थर्ड पार्टीज के थ्रू ही, चाहे खुद इन्वॉल्व ना हो, बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं वेरिफिकेशन के बाद, और वो पैसा एक इन्वेस्टर तक पहुंचाया जा सकता है। एंड चौथा फायदा, उस स्कैमर, उस फ्रॉडलेंट पार्टी को हमेशा एक डर बना रहेगा कि जब भी वो पकड़ा जाएगा, हर एक ट्रेडर के अकाउंट में पैसा उसके थ्रू पहुंचाया जाएगा। कितना खराब पीआर, पब्लिक इमेज होने वाला है उसका अगर वो इस तरह के स्कैम में पकड़ा जाता है, ना कि सिर्फ सेबी के ऑर्डर में एक पीडीएफ फाइल बन के जो आज की तारीख में छुप जाते हैं ये स्कैमर, लेकिन आगे चल के जब रोज की रोज खबरें पहुंचेगी कि फला पैसा इतने इन्वेस्टर्स तक पहुंच चुका है और पैसा बाकी है, कलेक्शन हो रही है, इट विल बी अ रेगुलर पीआर डिजास्टर फॉर ऑल दोस फ्रॉडलेंट पार्टीज। और इसलिए इवेंचुअली मैं यही कहना चाहूंगा कि जेन स्ट्रीट जैसे बड़े बड़े स्कैम का बड़ा बड़ा पैसा अपने उसी अकाउंट पर रखने की बजाय, जो कि खर्च नहीं होता है, आप उसी पैसे को पहुंचाइए एक रिटेल ट्रेडर की जेब में, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड है, डीमैट आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, सब कुछ आपके पास है। सेबी को, रेगुलेटर को सब कुछ पता है कि जेन स्ट्रीट के साथ साथ किस किस इंसान ने उस समय
बाय भी किया है, सेल भी किया है, हर तरह से मार्केट में पोजीशन क्रिएट की है। जब वो स्कैम हो रहा था, जिन-जिन लोगों का इम्पैक्ट हुआ है, प्रो रेटा बेसिस पे ही ये पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट एक मैच्योर मार्केट फ्रॉम वेयर वी ऑल कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम कर रही है। और अभी से नहीं, करीब 23 सालों से देयर इज अ लॉट दैट कैन बी लर्न्ड एंड डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। और ज्यादा मुश्किल कहाँ है भी नहीं, क्योंकि किसी भी ने सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पे एग्जीक्यूशंस करवानी है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो एक सही इंसान तक पहुंच जाए, जो कि अपने सेन माइंड में, अपने अच्छे मूड में एक रिटेल ट्रेडर की फिक्र करते हुए एक अच्छा फैसला ले और कहे कि लेट्स वर्क टुवर्ड्स रिटेल ट्रेडर्स, लेट्स वर्क टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।